अच्छा सर, अब इसमें दो बिल्कुल माइन्यूट से कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो हमें पता होने चाहिए बिफोर वी क्लोज दिस IS 40 का चैप्टर, जिसमें से एक पहला कॉन्सेप्ट है जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आपने लेट से बिल्डिंग बना दी, सही है जी। अब तक हमने जितना भी काम किया या जितनी भी हमने अकाउंटिंग सीखी, हम ये अज्यूम कर रहे थे कि भाई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी या तो ओनर ऑक्यूपाइड थी। पर अब जो मैं आपको केस सिखाने लगा हूं उसके अंदर हम ये देख रहे हैं और ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी के अगर 4 फ्लोर्स हैं तो उन 4 फ्लोर में से 2 मैं खुद ऑक्यूपाई करके बैठा हूं, मैंने अपना एडमिन ऑफिस बना दिया। ऐसे ही जहाँ पे फाइनेंस फंक्शन वगैरह बिठाया हुआ है तो वो एक जाहिर सी बात है मेरा ऑपरेशनल काम कर रहा है, वो तो हो गया पीपी। यानी मैंने कहा कि ये ओनर ऑक्यूपाई किया हुआ है, सही है जी, और ये सेपरेटली यूज हो सकता है, ये सेपरेटली यूज हो सकता है, सही जी। तो मैंने कहा कि भाई जब ये सेपरेटली यूज हो सकता है, जब ये सेपरेटली यूज हो सकता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये जब ये सेपरेटली यूज हो सकता है, तो मैंने इसको कहा कि भाई ये मेरे लिए हो गए 2 फ्लोर्स, क्या सही, ये 2 फ्लोर्स हो गए मेरे लिए IS 16। इसकी अकाउंटिंग IS 16 में होगी। कैसे होगी अभी मैं डिटरमाइन करके बताता हूं। फिर मैंने कहा इसमें से जो बकिया 2 फ्लोर है नीचे के, वो मैंने किए हुए रेंट। तो अच्छा, रेंट किए हुए तो इसका मतलब ये है कि अलग से लीज हो सकता है, यानी सेपरेटली लीज हो सकता है। तो सर ये क्या बात कही आपने, क्या कभी ऐसा भी होता है कि लीज ना हो सके? डेफिनेटली हो सकता है भाई। लेट्स से आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सब और सब, मैं बताऊं कि भाई ऑफिसेज ही हैं, वहाँ पे किसी और का घर नहीं है, तो आप अलग से रेंट पे नहीं दे सकते। यानी आपके ऑपरेशन ऐसे इतना शोर होता है ऊपर के नीचे वालों को आप अलग से रेंट पे नहीं चला सकते। तो जब अलग से रेंट आउट नहीं कर सकते, अलग से उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि प्रॉपर्टी को कहाँ रखें। यानी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल 1, मैंने कहा लेट से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, सही जी, यानी प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग परचेज की एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं करूंगा ये इस केस के अंदर जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इस केस में सिंपली ये करूंगा, मैं इसको नीचे ले जाते हैं कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है जी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश कितने से चला गया भाई? 5 मिलियन से। मैंने कहा सर अज्यूम करें कि हर फ्लोर की कीमत सेम है, तो मैंने कहा 4 फ्लोर है, इसमें से 2 यहाँ आ गए, 4 फ्लोर है, इसमें से 2 यहाँ आ गए। अच्छा, अब जो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? सर IS 40 के तहत, सही है। मैंने कहा आइदर फेयर वैल्यू या आइदर कॉस्ट। मैंने कहा इसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? IS 16, या तो आइदर फेयर वैल्यू या तो आइदर कॉस्ट। अगर फेयर वैल्यू तो OCI में जाएगा। सिंपल कहानी। ये था जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी। फिर वो कहता है जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आप अगर कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर खुद ऑक्यूपाई होके बैठे हुए, कुछ प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे के बैठे हुए हैं, तो अलग अलग यूज हो सकती है, अलग अलग वो सेल या रेंट हो सकती है, तो आप उसको अलग अलग रखें, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। आप उसको रखें अलग अलग, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। तो जो खुद ऑक्यूपाई की हुई है वो IS 16 में ले जाए, और जो खुद रेंट पे दी हुई है आप उसको सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाए। पर व्हाट इफ वो ये कह रहा है कि वो जॉइंटली यूज हो रही है, वो जॉइंटली यूज हो रही है। देखिए मैं आपको यहां पे उसके एक्सट्रैक्ट्स भी रीड कराता हूं, ये देखिएगा वो क्या कह रहा है। सेपरेबल पोर्शंस, सेपरेबल पोर्शंस मैंने बता दिया, दीज पोर्शन कुड बी सोल्ड सेपरेटली एंड एंटिटी अकाउंट फॉर द पोर्शंस सेपरेटली। अब देखो आगे क्या लिखा है, नॉन सेपरेबल पोर्शंस, नॉन सेपरेबल पोर्शंस। If the portions could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in production or supply of goods। यानी भाई आपने बिल्डिंग का आप समझे 2 फ्लोर्स हैं और 2 फ्लोर्स सेपरेबल नहीं है, 2 फ्लोर्स सेपरेबल नहीं है। वो कह रहा है फिर अगर ये इनसेपरेबिलिटी है, नॉन सेपरेबल है, तो नॉन सेपरेबल के केस के अंदर अगर ज्वाइंट यूज है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब कहलाएगा जब
इनसिग्निफिकेंट छोटा सा पोर्शन आप अपने ही यूज में लेके बैठे हुए हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा आपके सामने ये प्रॉपर्टी है, ये पूरी प्रॉपर्टी है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई वो सेपरेबल नहीं है, यानी सेपरेबिलिटी नहीं आ रही है, सब मिलजुल के बैठे हुए, यानी अलग अलग फ्लोज नहीं है, कुछ फ्लोज है कुछ नहीं है, कुछ फ्लोज है कुछ नहीं, अलग अलग नहीं हो सकता। तो जब अलग अलग नहीं हो सकता तो वो कह रहा है कि भाई फिर भी ज्वाइंट यूज तो है, आपने रेंट पे भी चलाया हुआ है, उसको मना तो नहीं है, पर वो कह रहा है कि मसला मुझे उस रेंट से नहीं है, वो तो रेंटल इनकम है, वो तो रिकॉर्ड कर लेना, मसला इस प्रॉपर्टी से। अब आप अगर इस पूरी प्रॉपर्टी को आईपी बना देंगे तो उस आईपी बनाने के लिए आपको बेसिस चाहिए, और वो बेसिस ये है कि जॉइंट यूज के अंदर जब सेपरेबिलिटी नहीं है, जब सेपरेबिलिटी नहीं है तो तब सेपरेबल ना होने के बावजूद आप इसको आईपी एक ही सूरत में बना सकते हैं कि आपका ओनर ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन छोटा सा हो। रीड करो उसको। इफ द पोर्शन कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली। वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब कहलाएगी, कब? ओनली इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, इनसिग्निफिकेंट यानी छोटा सा पोर्शन इज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी वही ओनर ऑक्यूपाइड वाली बात कर रहा है। बात क्लियर है? यानी सर सिंपल बताया ना, अगर अलग अलग हिस्से अलग अलग सेल हो सकते हैं तो आप सिंपल ये कहें कि सर अलग अलग पोर्शंस हैं, अलग अलग सेल हो सकते हैं, तो जो अलग अलग सेल हो सकते हैं उसको आईपी में बना दिया, खुद यूज कर रहा हूं मैंने, सिंपल क्या किया, पीपी में डाल दिया। इफ इनसेपरेबल है, सेपरेबल नहीं है, नॉन सेपरेबल है, तो मुझे एक बात बताएं, नॉन सेपरेबिलिटी के केस के अंदर मैं उसको आईपी कब मानूंगा? जब बहुत बड़ा पोर्शन आईपी का, उसमें छोटा सा पोर्शन ओनर ऑक्यूपाइड, तो हम कहेंगे चलो यार इनसिग्निफिकेंट है, फेंक दो उसको आईपी में पूरी, अदरवाइज वो पूरा पीपी बन जाएगा। बात क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, है एंसिलरी सर्विसेज का। किसका? एंसिलरी सर्विसेज का। मैं यहां से उठाता हूं आपके लिए। मैंने कहा लेट से आप चला रहे हैं ये होटल, सही जी, ये होटल है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं, होटल भी तो आपने रेंट पे दिया हुआ है ना, यानी होटल पे आपके पास क्या आता है? किराया आता है रूमों का, रेंटल आता है ना, रेंटल आता है। तो एक बच्चा बैठ के ये सोचे कि अगर रेंटल आ रहा है तो सर ये होटल तो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। नहीं, होल्ड ऑन। वो कह रहा है एंसिलरी सर्विसेज का मतलब ये है कि उसका कहीं बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि जो उस प्रॉपर्टी से अलग नहीं हो सकता। तो यहां पे एंसिलरी सर्विसेज में क्या क्या दे रहा होता हूं? हाँ जी, एंसिलरी सर्विसेज में क्या क्या दे रहा होता हूं? सर आप कह रहे हैं कि एंसिलरी सर्विसेज वहां पे आपका फूड है, ऐसा है, वहां की सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें आपने कहा, फैसिलिटेशन है, जिम है, इंटरटेनमेंट यानी म्यूजिक वगैरह है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अब जब आप ये देखें तो इस होटल का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो है ही ये कि मैं उसको रेंट पे दे रहा हूं। तो इस केस के अंदर ये जो होटल की बिल्डिंग है, ये आपकी कतई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस ही ऐसा है, आपकी सर्विसेज ही यही है। पहले बताओ बात समझ आई? तो सर अब अगर मैं ये कहूं, यहां पे देखें इंपैक्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, ये वो की एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन सम केसेस एन एंटिटी प्रोवाइड्स एंसिलरी सर्विसेज टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी हम एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड करते होते हैं किसको? जिसने प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आगे देखते हैं। वो कहता है इफ द सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट अरेंजमेंट एज अ होल, यानी लेट से आपने एक बिल्डिंग ली और बिल्डिंग को रेंट पे चला दिया और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दे दी कि सिक्योरिटी गार्ड बैठता है वहां पे, तो सही है यार, वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो इस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पर आपका वो बिजनेस नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द टेनेंट। तो सही है भाई, वो जो नॉर्मल सर्विस है एंसिलरी। अब दूसरा रीड करें, इफ द सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, तो क्या कह रहा है? नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
An entity owns and manage a hotel and services provided to guests are significant to the arrangement. यानी आप मुझे बताओ कि वो होटल में रुकने ही क्यों आएगा, क्योंकि उसको वो सर्विसेज मिलेंगी, उसको क्लीनलीनेस मिलेगी, उसको सफाई सुथराई मिलेगी, उसको जो हमारे जो वेटर्स होते हैं उसकी वो केटरिंग की सर्विस मिलेगी, सब मिलेगा। जबकि नॉर्मल टेनेंट्स को मैं ये चीज़ ऑफर नहीं करता, वो खुद करता अपना खाना पीना, यहाँ पे भी खुद करता है, पर यहाँ पे मैं उसको फूड सर्व करता हूँ, पहुँचाता हूँ, उसके रूम की क्लीनलीनेस, वो सारी चीज़ें। तो दोनों में आई होप आपको फ़र्क समझ आ रहा है। तो मैं खाली इसका एक्सट्रैक्ट चिपका देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए कि जो एंसिलरी सर्विसेज हैं अगर वो सिग्निफिकेंट टू दी ऑपरेशंस हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट टू दी ऑपरेशंस हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो सर ये थी हमारी आखिरी क्लास विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब हमारे सेशन शुरू हो जाएंगे रिवीजन सेशन, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह।